हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर ही पूछा जाता है। वो टॉपिक है मौलिक अधिकार। इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मौलिक अधिकार। आप सभी जानते हैं कि आरओ की परीक्षा आपकी 27 जुलाई को होने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम मौलिक अधिकार को यहाँ पर पढ़ेंगे। और किसी भी परीक्षा में यूपी पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो, सभी में मौलिक अधिकार से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार की डेफिनेशन से यहाँ शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय संविधान में भाग 22 भाग हैं। उसमें भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में हमने पढ़ा है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। और जब हम भाग 3 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 3 में ही मौलिक अधिकार समाहित हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक कवर करता है और भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में है। और भाग 3 में अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक है। तो इन 12 से 35 तक के अनुच्छेद में कितने मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं, कब क्या संशोधन हुआ, थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। और बीच बीच में प्रश्नों को भी देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हुए हैं और कहाँ कहाँ से आने की संभावना है। तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार हैं क्या? मौलिक अधिकार राज्य द्वारा व्यक्तियों को दिए गए प्रावधान हैं, अधिकार हैं, जो व्यक्तियों के राज्य द्वारा जनता को दिए गए अधिकार जो उनके भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। तो राज्य द्वारा जनता को दिए गए ऐसे प्रावधान, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, मौलिक अधिकार किए जाते हैं। या इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय जनता को दिए गए अधिकार जो उनकी नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी हैं, उनको हम मौलिक अधिकार यहाँ पर कह सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार की जो संकल्पना है भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? मौलिक अधिकार की संकल्पना देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने यूएसए के संविधान से प्रेरित होकर
मौलिक अधिकार की संकल्पना को अपने संविधान में समाहित किया? यूएसए। तो मौलिक अधिकारों की जो संकल्पना है वो यूएसए से प्रेरित है। देखिए, अधिकारों की अगर बात करते हैं तो अधिकारों की जो बात आती है वो विचार शुरू हुआ है इंग्लैंड के संविधान से। अधिकारों की बात अगर करें तो वो इंग्लैंड के संविधान से शुरू होते हैं। और मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो वो यूएसए के संविधान से प्रेरित हैं। देखिए, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। तो ये तो मौलिक अधिकारों का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था और कहाँ से ली गई है संकल्पना, इसकी हमने चर्चा करी। अब भारतीय संविधान पे बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार समाहित है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 की रेंज में जो मौलिक अधिकारों के प्रावधान हैं। देखिए, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। सात प्रकार के मौलिक अधिकार थे। पहला है समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला हो जाता है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है आपका अ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ है अल्पसंख्यक। इसको अल्पसंख्यक नहीं, संस्कृति और शैक्षणिक संबंधी अधिकार कह सकते हैं। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा जो मूल संविधान में अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। इसी को आज के संविधान में से हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, एक बार देख लेते हैं जो मौलिक अधिकारों के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। 14 से 18 के बीच में जो अधिकारों का डिस्कशन है वो भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों का है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, वो 19 से आपका 22 तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23
और 24, दो अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकारों की चर्चा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो आपके 29 से 30 तक है। संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में है। ये इंडिविजुअली कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो ऊपर के दिए गए अधिकार हैं इन्हीं को संरक्षण प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लिए। तो अब आगे हम वन बाय वन सभी अधिकारों को देख लेते हैं। देखिए इससे संबंधित डायरेक्टली मिलान वाला प्रश्न आ जाता है, यूपीपीसीएस और आरओ में कई बार पूछा गया है। मैचिंग के लिए अनुच्छेद एक साइड में दे देता है, दूसरी साइड में अधिकार का प्रॉपर नाम लिख के दे देता है कि किस अनुच्छेद में आएगा। तो या तो मिलान करने का प्रश्न आ जाता है या सुमेलित और असुमेलित टाइप का प्रश्न आ जाता है। फर्स्ट अब बात करते हैं समानता के अधिकार की। जो कि आर्टिकल 14 से 19, 14 टू 9, 14 से 18, आर्टिकल 14 टू 18। देखिए इससे पहले हमने ये देखा था कि जो मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 तक है। तो ये तो समानता का अधिकार 14 से शुरू हो रहा है। तो 12 और 13 में क्या है, तो यहां थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 में जो है वो राज्य की परिभाषा है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की जो प्रवृत्ति है वो राज्य के विरुद्ध है। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा ही यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है कि राज्य क्या है। तो भारत की राज्य व्यवस्था में पूरा संवैधानिक तंत्र जो है वो राज्य के अधीन आता है, सरकारी तंत्र। निचले स्तर से उच्च स्तर तक जो भी भारत में सरकारी तंत्र है, जो कार्यकारी विधायिका है, वो सब राज्य में आ जाता है। जैसे संसद, विधानमंडल, संसद, राज्य विधानमंडल, पंचायती राज सिस्टम, अर्थात निचले स्तर से उच्च अधिकारी तक, मतलब जो सरकार का कोई निचला सरकारी कर्मचारी भी है उससे लेकर राष्ट्रपति तक जितने भी सरकारी लोग हैं वो सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में है कि जो मौलिक अधिकार हैं उससे पहले जितने भी भारत में कानून थे, संविधान लागू होने से पहले जितने भी कानून थे या मौलिक अधिकारों की स्थापना से पहले भारत के संविधान में भारत में जितने भी कानून थे वो सब क्या, वो निरस्त हो जाएंगे अगर मौलिक अधिकारों का वो उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान लागू होने से पूर्व के कानून या विधि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे समानता के अधिकार की। देखिए समानता के अधिकार में जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 एंड 18। देखिए आर्टिकल 14 में आता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। मतलब भारतीय संविधान ये इजाजत देता है कि आर्टिकल 14 के अनुसार कि जो कानून होंगे वो सभी के लिए समान होंगे। तो विधि के समक्ष समानता की बात आ जाती है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 है
लोक नियोजन में नहीं, धर्म, आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध, जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये है, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 जो है उसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता है। लोक नियोजन में यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी। समानता का अधिकार सरकारी नौकरियों में भी लागू होगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में देख लेते क्या है, अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का निषेध। देखिए अस्पृश्यता है क्या, ये सामाजिक बुराई है जो भारत में मौजूद थी। तो भारतीय संविधान ने क्या किया, इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए मौलिक अधिकारों में यह प्रावधान दे दिया कि इसका निषेध होगा, यानी कि कोई भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। छुआछूत का निपटारा, अस्पृश्यता का निषेध। आर्टिकल 18 हो जाता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का, यानी कि शैक्षणिक और सैनिक उपाधियों के अलावा कोई भी व्यक्ति उपाधियों को ग्रहण नहीं करेगा। इसकी मनाही की गई है, उपाधियों को ग्रहण करने की मनाही की गई है। लेकिन इसके अपवाद हैं शैक्षणिक और सैन्य उपाधि के अलावा। तो ये समानता के अधिकार की बात थी आर्टिकल 14 से 18 तक। एक बार रिकेप देख लेते हैं, समानता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कीवर्ड को, इसके विधि के समक्ष समानता। सेकंड, आर्टिकल 15 में है धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो भेदभाव नहीं होगा, और ये 5 पॉइंट है किन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, लोक नियोजन में अवसर की समानता है। इन 5 आधारों पर ही लोक नियोजन में अवसर की भी समानता होगी, मतलब इनको ध्यान में रखते हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 17 है, और उसमें अस्पृश्यता का निषेध है, यानी छुआछूत का निषेध है। अगला जो समानता के अधिकार में अधिकार है वो उपाधियों का अंत है, यानी कि कोई भी व्यक्ति सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों के अलावा उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अब दूसरा हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 19 से 22 तक है। देखिए स्वतंत्रता शब्द से स्पष्ट है, यानी आजादी। किस किस चीज की आजादी, वो यहाँ पे आर्टिकल 19 से और 22 के बीच हमें पता चलेगा। तो आर्टिकल 19 को यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। आर्टिकल 19 में क्या है, देखिए आर्टिकल 19 में यहाँ पे आर्टिकल 19 में ही 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 1 में देखिए आर्टिकल 19 को ओवरऑल जो कह देते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका जो पार्ट ए है उसमें है बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 एक का पार्ट बी है, यानी आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी, एकत्रित होने की स्वतंत्रता। एकत्रित होने की आजादी, स्वतंत्रता। उसके बाद 19 एक बी में है, सी में संगठन की स्वतंत्रता। उन्नीस एक डी में है आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि देश के किसी भी हिस्से में जो भारत का भूभाग है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें किसी भी हिस्से में जाने की, आवागमन की, आने जाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। अगला हमारा पॉइंट है बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। देखिए 19 एक ई के बाद आता है आपका आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ। देखिए इसको निरस्त कर दिया गया है। 19 एक एफ को जो है निरस्त कर दिया गया है क्योंकि ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, और संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो मूल संविधान में समाहित था। इसको संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। केवल विधिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से इसको निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं संपत्ति का जो संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकारों के अधीन, संपत्ति का अधिकार, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। ओनली विधिक अधिकार, लीगल राइट। और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत 301 के अंतर्गत रख दिया गया है, 300 ए या 1। ठीक है, तो जो आर्टिकल 19 एक एफ जो था वो संपत्ति के अधिकार से ही संबंधित था, तो इसको क्योंकि मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है तो यहां से ये वाला जो आपका सब क्लोज है 19 का ये भी समाप्त हो गया। हालांकि इसमें था क्या, संपत्ति के अर्जन, व्ययन और धारण की स्वतंत्रता। संपत्ति के और धारण की स्वतंत्रता। तो संपत्ति के अधिकार का एक हिस्सा स्वतंत्रता के अधिकार में भी था। तो आर्टिकल 19 एक जी इसमें जो है 19 एक जी में है किसी भी पेशे व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी जनता किसी भी व्यवसाय को कर सकती है। तो व्यवसाय की स्वतंत्रता थी 19 एक जी में, व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो यहाँ आर्टिकल 19 के जो 6 यहाँ पर पार्ट हैं वो हमने देखे। देखिए इसमें एक बार देख लेते हैं। देखिए
सबसे पहले किसी के अगर स्वतंत्रता का अगर हनन होता है तो वो सबसे पहले बोलता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है बोलने की स्वतंत्रता। देखिए बोलने से काम नहीं चलता, मैं थोड़ा सा याद करने का एक क्रोनोलॉजी बता देता हूँ किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। जब बोलने से काम नहीं चलता है तो कोई व्यक्ति क्या करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, एकत्रित होने की स्वतंत्रता। सम्मेलन की शांतिपूर्ण, इसमें एक बात लिखी हुई है शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का जो आजकल हम देखते हैं प्रोटेस्ट हो जाते हैं जगह जगह पर, तो वो इसी अधिकार के अधीन होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जब प्रोटेस्ट से भी बात नहीं चलता, सम्मेलन से भी काम नहीं चलता है, तो लोग क्या करते हैं, संगठन बना लेते हैं और फिर वो या तो सरकार के खिलाफ या किसी भी कोई अगर उनका कहीं भी हनन हो रहा है किसी कंपनी में, तो वहां पर संगठन बना करके अपनी आवाज को मजबूत करते हैं। तो संगठन की स्वतंत्रता आती है। बोलने से काम नहीं चला, इकट्ठा होने से काम नहीं चला, संगठन बनाया है ना, उससे भी काम नहीं चलता, तो फिर क्या करते हैं, लोग जगह जगह पर जाते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ये थोड़ा सा याद करने का है, पूरी तरीके से इसको रिलेट नहीं करना है। जब आवागमन से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और वहां पर क्या हुआ, अगले में आ जाता है बस गए, यानी कि निवास की स्वतंत्रता आ जाती है। बसने के बाद क्या हुआ, वहां पे लोग संपत्ति वगैरह अपनी खरीद लेते हैं। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब 19(1)(f) में इसका एक प्रावधान था जो अब निरस्त हो चुका है, तो वो इसी से संबंधित कर सकते हैं। और अगला, जब कोई इंसान किसी दूसरी जगह जाकर बस गया है, तो वहां पर वो क्या व्यवसाय या पेशा भी कुछ कर सकता है, तो अगला आ जाता है व्यवसाय से संबंधित। तो इस तरह से आर्टिकल 19 था। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 20 की। बीस अपराधों से संबंधित है। आर्टिकल 20 अपराधों में दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता है जब तक उसने संविधान में प्रदत्त किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। तो आर्टिकल 20 जो है वो इसी से संबंधित है। ठीक है, एक तो उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, दूसरा किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। तो इसी में आ जाती है डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से मनाही, डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड का निषेध। ठीक है, अब आर्टिकल 21 पे बात करते हैं। इसमें एक हिस्सा और आ जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए जबरदस्ती उसको कबूल नहीं करवाया जा सकता, फोर्सफुली उसको अपराध उसका कबूल नहीं करवाया जा सकता है। और आर्टिकल 21 जो है वो निजता के अधिकार से संबंध, निजता या फिर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पे आ जाता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न अधिकारों को शामिल किया है अपने टिप्पणी के माध्यम से। तो जैसे यहाँ पर निजता का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, निद्रा का अधिकार है, राइट टू बी फॉरगॉटन है, इस टाइप के जितने भी अधिकार हैं, वो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, ये सब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल हैं। यानी कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के का अधिकार है, तो वो सब आर्टिकल 21 से आता है निकल के। अब आर्टिकल 21 के बाद एक आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 21A जो कि मूल संविधान में नहीं था। आर्टिकल 21A में जो है वो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन ही है शिक्षा का अधिकार। इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2002 में शामिल किया गया है। इसमें है क्या कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा
प्रदान करना। तो 6 to 14 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निशुल्क निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, अब आर्टिकल 22 की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 20 और 22 आपस में संबंधित है। कैसे? 20 में पहले कोई व्यक्ति अपराध करेगा, अब 22 में जो है वो गिरफ्तारी से संरक्षण है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण अर्थात कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं, गिरफ्तारी के होने के बाद भी उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो एक तो है इसमें गिरफ्तारी का व्यक्ति को कारण बताया जाएगा। दूसरा 24 घंटे के दौरान 24 घंटे के उपरांत उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है और छुट्टी भी शामिल नहीं होती है। तो आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तारी से संरक्षण है। अब यहाँ पर ये स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाता है। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर पर आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। देखिए आर्टिकल 23 जो है वो बेगारी और बलात् श्रम, मानव दुर्व्यापार से संबंधित है। बेगार, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम से संबंधित है। ठीक है, अगर इस टाइप की गतिविधियां अगर हो रही हैं तो उससे उसके विरुद्ध अधिकार व्यक्तियों को है। और आर्टिकल 24 में जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 से कम आयु के बच्चों को अगर किसी भी व्यवसायिक गतिविधि में संलिप्त किया जा रहा है तो ये भी एक शोषण का अधिकार है, 14 से कम आयु के बच्चों को। व्यवसाय में शामिल करने से मनाही। ठीक है, आर्टिकल 14 बच्चों से संबंधित है और आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 24 जो है बच्चों से संबंधित है और आर्टिकल 23 में मतलब बड़े भी शामिल हैं। तो आर्टिकल 23 और 24 जो है वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जो कि मौलिक अधिकार में है। नेक्स्ट आपका आता है अधिकार, चौथे नंबर पे जो आते हैं धर्म का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। देखिए आर्टिकल 25 में है व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार है ना? किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार। आर्टिकल 26 में है धार्मिक आचरण और अपने धर्म को के प्रचार प्रसार का अधिकार। तो यहाँ पे आ जाता है प्रचार प्रसार का। आर्टिकल 27 में है कि धार्मिक शिक्षा का अधिकार। और आपका आर्टिकल 28 में आता है कि राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जिसका पैसे का उपयोग किसी विशेष धर्म की उत्थान या उसके कल्याण के लिए किया जाए। तो कर से संबंधित है, राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा, राज्य कोई कर नहीं लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, 5th नंबर पे हमारा आ जाता है सांस्कृतिक
और शैक्षणिक अधिकार। इसमें आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है। 29 में जो आपका अधिकार है सांस्कृतिक अधिकार, उसमें आ जाता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी संस्कृति के कल्याण के लिए, उसके संरक्षण के लिए अधिकार रखते हैं। अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी हित हैं उनके हितों का संरक्षण। और दूसरा है वो इस अपने हितों के संरक्षण के लिए वो कोई संगठन बना सकते हैं, धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं बना सकते हैं, तो उनको संस्थाएं बनाने का अधिकार है। शिक्षा संस्थाएं और शिक्षा संस्थान बनाने का अधिकार। देखिए एक बात यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक जो शब्द है उसका मतलब किस प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की जा रही, इसका संविधान में डेफिनेशन नहीं है। हालांकि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का जिक्र है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यक शब्द को वैसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके हितों के संरक्षण का अधिकार है। तो यहाँ पर ये 5 अधिकार हमारे समाप्त हो चुके हैं। छठा जो था संपत्ति का अधिकार, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपका यहाँ से हटा दिया गया है और वो केवल मौलिक अधिकार से हटकर विधिक अधिकार रह गया, आर्टिकल 301 में है। नेक्स्ट आपका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को रिट जारी करने का अधिकार है। किस स्थिति में? जब मौलिक अधिकारों का आपके हनन हो रहा हो तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, अपने अधिकारों के बचाव के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रवेश कर सकते हैं। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन सी हैं? देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 के अधीन, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा है। तो आपका प्रश्न आ सकता है कि किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। एक प्रश्न और आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा है? जनरली अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम नहीं लिया जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और कहा किसने है? ठाकुरदास भार्गव ने। तो किस 5 प्रकार की रिटों की बात चल रही थी, कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट हैं? थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार, पिरछा।
देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण है जब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, वो या तो कोई निजी व्यक्ति भी बना सकता है या फिर सरकारी व्यक्ति भी बना सकता है। तो सरकारी व्यक्ति से तात्पर्य है सरकारी तंत्र। तो उसको अगर 24 घंटे के उपरांत अगर पेश नहीं किया गया है या फिर उसको जबरदस्ती बंदी बना लिया गया है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रवेश कर सकता है। दूसरा परमादेश है जो कि सरकारी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करते हैं। परमादेश, परमादेश में आदेश से स्पष्ट हो रहा है, आदेश कि हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों रिट्स आपस में संबंधित हैं। देखिए, प्रतिषेध ये भी मतलब जो अपर कोर्ट्स हैं, ऊपर के न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को ये रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध निचली अदालतों को, और ये भी निचली अदालतों को। लेकिन इसमें अंतर क्या है, जैसे मान लीजिएगा किसी मामले को निचली अदालत सुन रही है और वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसी दौरान उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन उत्प्रेषण रिट तब जारी करते हैं जैसे मान लीजिएगा किसी न्यायालय ने निर्णय दे दिया है और वो उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय ने निर्णय दे दिया है और वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तब उत्प्रेषण रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। और अधिकार परीक्षा किसी व्यक्ति का अधिकार जानने के लिए उसकी, अगर वो किसी सरकारी नौकरी में नियोजित है तो उसका वैधानिकता की जांच के लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी करते हैं कि आपका इस पर क्या अधिकार है, आपकी वैधानिकता क्या है, कि आपने कहीं गड़बड़ी से तो ये पद नहीं धारण कर लिया है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। देखिए, रिटों के मामले में हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि हाई कोर्ट्स जो है वैधानिक अधिकारों के विरुद्ध भी रिट जारी कर सकते हैं। तो रिट्स के मामले में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में हाई कोर्ट्स को ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से हम मौलिक अधिकारों की यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। काफी कुछ हमने जाना। सभी 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार आज के संविधान में मौजूद हैं, सबको आर्टिकल वाइज हमने देखा यहाँ पर, और अंत में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी विस्तार से चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में। इस तरह से पढ़ते रहें। धन्यवाद।